हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे तो अध्याय 6 हम लोग देख रहे थे। इसका 1, 2 और 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था, तो इसके 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। आज हमें मृदा निर्माण से इसका टॉपिक देखना है। और देखिए, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह का इधर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको आगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री वगैरह नहीं देखा है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा 6 से 12 तक का हिस्ट्री करवा दिया है। और इसके अलावा साइंस भी मैंने आपका पूरा करवाया हुआ है 6 से 10 तक का। और साइंस के तो आपके ऑल टोटल क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और ये जो भी रेलवे एग्जाम ले रहा है, सारे क्वेश्चन रेलवे में आ रहे हैं हमारी साइंस की वीडियो से। और साइंस के तो मैंने कुछ एमसीक्यू भी करवाए हुए हैं, और भी एमसीक्यू करवाए हुए हैं, कुछ और भी एमसीक्यू अभी करवाऊंगी। जल्दी से जल्दी हम एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भूगोल के ही, है ना। भूगोल के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। भूगोल आपका थोड़ा सा ही रह गया है, तो चलिए देख लेते हैं। जहाँ से हम लोगों को देखना था वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और कल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ टॉपिक इसमें नहीं है, वो भी मैंने दूसरा पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है, इसमें वो टॉपिक सारे दिए हुए हैं। पहले हम लोग लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, जहाँ से हमें मृदा निर्माण से देखना था, सॉइल फॉर्मेशन से। इसके बाद जो वो छूटे हुए थे कुछ चीज़ें, उसको भी आज ही कवर कर लेंगे, है ना। देखिए, मृदा एवं मृदा के तत्व। तो जो मृदा बनती है उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, इस चीज़ को देखिए। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप जब पौधों को देखते हैं, मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं पौधों को। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और आपके कपड़ों पर मिट्टी भी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो बता दीजिए कैसा अनुभव होता है। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है, यानी सेट है। समुच्चय मतलब सेट है, जिसमें जीवित पदार्थ भी रहते हैं मृदा में, है ना। पौधों को पोषित करने की क्षमता भी होती है उसमें। ह्यूमस पाए जाते हैं मृदा में, है ना। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है, गति करता हुआ माध्यम है, स्थिर नहीं रहती है मृदा। इधर से उधर उड़ जाएगी, ठीक है। कभी उर्वरक उसमें कम हो जाएंगे, कभी उसकी जो उर्वरक क्षमता ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं पे पानी ज़्यादा होगा मृदा में, कहीं पे कम होगा, ठीक है। तो गत्यात्मक माध्यम है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनावरत चलती रहती है। अनावरत मीन्स होता है लगातार चलती रहती हैं, रुकती नहीं है कभी। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है। मृदा का अपक्षय होता है ना। मृदा यानी जैसे मृदा का ऊपरी भाग है, तो क्या होगा, ऐसे कोई पानी का बहाव आएगा तो मृदा का पूरा ऊपरी भाग छिलके चला जाएगा, खाल उतर जाएगी मृदा की ऊपर की, है ना। कहीं वहाँ पे जाके निक्षेपित हो जाएगा, इधर से अपक्षय हो जाएगा, है ना। यह वृद्धि का माध्यम भी होता है। वृद्धि का माध्यम है। अभी आप देखेंगे जैसे मृदा है, तो मृदा का क्या है कि पेड़ पौधे उसमें लगाए तो वो बढ़ेंगे। अगर उसमें उर्वरकता क्षमता नहीं है तो क्या होगा, पेड़ नहीं बढ़ेंगे, यानी वृद्धि का माध्यम है। अनाज उगाते हैं आप, उससे आपको अनाज मिलता है ना। तो वो वृद्धि का ही तो माध्यम है। यह एक परिवर्तनशील तथा विकासोन्मुख तत्व है। बिल्कुल परिवर्तनशील भी है और इससे विकास भी होता है। इसकी बहुत सी विशेषता मौसम के साथ बदलती रहती हैं। बिल्कुल बदलती रहती हैं मौसम के साथ, जैसे पानी की क्षमता, है ना, उर्वरकता क्षमता। तो मौसम के अनुसार ही तो बदलती हैं ये चीज़ें। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। कहीं कहीं पे आपको ठंडी, कहीं कहीं पे गर्म मृदा मिल जाएगी। जैसे आप मृदा की अगर बात करें तो आप रेगिस्तान चले जाएं, राजस्थान साइड, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जब आप जाएंगे तो थार का मरुस्थल मिलेगा। अगर आप वहाँ बात करें तो क्या आपको वहाँ पर ठंडी मृदा मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर गर्म मृदा मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको शुष्क मिलेगी, है ना। अब आप बात करें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपको कैसी मृदा मिलेगी? आर्द्र मृदा मिलेगी, वहाँ शुष्क मृदा नहीं मिलेगी, है ना। तो ये वैकल्पिक रूप है, कहीं किस प्रकार की मिल जाएगी, कहीं किसी प्रकार की मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। समझिएगा इसको कि जो जैविक क्रिया हो रही है वहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, अगर मृदा ठंडी है या बिल्कुल सूखी है तो क्या होगा, क्या तो मंद रहेगी या फिर बिल्कुल से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे मृदा में बंद हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हमने उगाए, अगर शुष्क है मृदा तो क्या वहाँ पे उग जाएंगे, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी का माध्यम है तो वहाँ पे क्या पेड़ पौधे बहुत अच्छे से विकास कर लेंगे? नहीं कर पाती। तो वही चीज़ है, या तो ठंडी या फिर अगर आप बात करें शुष्क, है ना।
तो जो है या तो क्रिया बंद होगी या फिर मंद होगी बहुत ज़्यादा। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा, ह्यूमस रहता है ना, तो जो घास वगैरह होती है वहीं पे सूख के गिर जाएगी, तो इधर पे जो है इसकी उर्वरकता क्षमता बढ़ने लगती है, जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणीजात, तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा विस्तारित कालावधि के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें प्राणीजात, टेम्परेचर या फिर आप बात करें नमी, मौसम के साथ ये सब चीज़ें आपकी विस्तारित यानी निर्माण होती हैं, कालावधि के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, समय के अनुसार चलता रहता है। इसका तात्पर्य है कि मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है, और यदि उक्त नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, देखते हैं इसको। मृदा निर्माण का मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती हैं। अपक्षय पर निर्भर करती हैं क्योंकि जब अपक्षय यानी चट्टान वगैरह टूटती है उससे धीरे धीरे मृदा ही तो बनती है। यह अपक्षयी प्रवाह यानी अपक्षयी पदार्थ की गहराई कितनी है। मेंटल प्रवाह मतलब क्या होता है इंग्लिश में, मेंटल, यानी इसकी गहराई कितनी है। अपक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम ये मतलब जो मेंटल भाग होता है ये जनक हो जाएगा मृदा बनने का। मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया, अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई और लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते। 1 मिनट के लिए इधर पे आप देखिए कि जैसे क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बाहर जो पदार्थ आया ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आके जम गया, ये जम गया पूरा पदार्थ। अब यही पदार्थ तो धीरे धीरे टूट टूट के मृदा बनता है, तो जो अंदर से आया वही तो ये मृदा है। इसलिए तो अपक्षयी प्रवाह से संबंधित होती है क्योंकि ये इसकी जनक सेलें होती हैं। आ रही बात समझ में, इसकी क्या होती हैं, जनक सेलें होती हैं। चलिए देखिए आगे। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायता होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फंड्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं। जो जैसे केंचुआ वगैरह होता है ना, ये केंचुआ वगैरह हुआ, चूहा वगैरह, तो ये बिल बनाएंगे और बिल से मिट्टी पूरी बाहर की साइड निकाल देंगे, अंदर की मिट्टी बाहर निकाल देंगे, यानी पूरी मिट्टी उल्ट पलट कर देते हैं। इसलिए तो जो केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्यों ये मिट्टी में बिल्कुल एकदम क्या करता है, उसको मुलायम कर देता है, ऊपर नीचे कर करके मिट्टी को पूरा मुलायम कर देता है। देखिए, जिससे पदार्थों का पुंज छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु में प्रवेश, इसमें क्या होता है कि जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है इसकी, वायु इसमें आसानी से प्रवेश कर सकती है। क्योंकि देखिए जो जीव जंतु रहते हैं, जो पेड़ पौधों की जड़ें रहती हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है। जो जीव जंतु रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है सांस लेने के लिए, है ना। तो वायु का प्रवेश आसानी से हो जाता है जब मिट्टी मुलायम हो जाए। वायु में प्रवेश आदि के कारण अंततः इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी तो चाहिए होती है पौधों को। क्या चाहिए होता है पौधों को, नाइट्रोजन, जड़ों से। अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए, क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? यदि नहीं तो क्यों? अब आगे देखते हैं कि यदि नहीं है तो क्यों, क्या कारण और हैं। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है और पेडालॉजिस्ट एक मृदा का वैज्ञानिक होता है। पेडोलॉजी याद रखिएगा, मृदा का विज्ञान होता है। एग्जाम में पूछता है कि पेडोलॉजी किससे संबंधित है या मृदा विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, तो पेडोलॉजी, और पेडोलॉजिस्ट मृदा वैज्ञानिक होते हैं। मृदा निर्माण के सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर कारक क्या है इसके? मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। क्या क्या होता है? एक तो मूल पदार्थ यानी वहाँ पे सेल कैसी है, मतलब जो लावा निकला है वो किस प्रकार की सेल का है। तो मुख्य कारक तो यही हो गया।
ये जनक सेल रहेगी उसकी। स्थलाकृतिक, ये स्थलाकृतिक यानी स्थलाकृति वहाँ की किस प्रकार की हैं, है ना। जलवायु किस प्रकार की है, जैविक क्रिया किस प्रकार से हो रही हैं, और उसमें समय कितना लग रहा है। ये बहुत मुख्य इंपोर्टेंट चीज़ है समय। जब उसमें एग्जाम में पूछता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा एक मृदा बनने का फैक्टर नहीं है या मृदा बनने का कारक नहीं है, तो लोग बहुत जल्दी से समय में टिक करके चले जाते हैं। और समय मृदा निर्माण का बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि जो मृदा है वो 2 दिन में नहीं बन सकती है, बहुत समय लगता है इसको, और समय इसका मुख्य फैक्टर माना जाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि समय को उधर पे स्किप करके तुरंत टिक लगाएंगे। समय मृदा का कारक नहीं है, मृदा बनने का कारक नहीं है। तो इसको आप ध्यान से नोटिस करना कि मृदा बनने का कारक समय होता है। अब इसमें आगे देखिए, वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे बिना समय लगे मृदा एकदम एक रात में पूरी जादू से बन के चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। या फिर समय लग जाए, वहाँ की जलवायु अच्छी ना हो तब भी मृदा बन जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना। हमें हर चीज़ चाहिए, मूल पदार्थ चाहिए, यानी वहाँ पे जो सेल है वो चाहिए, जनक सेल जिसको बोलते हैं। वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, जैसे अगर आप बात करें पर्वत पठार में चले जाइए, पठार नहीं पर्वत पर चले जाइए, तो क्या उधर पे आपको मृदा मिल जाएगी, मृदा ना मिलकर वहाँ पे आपको चट्टानें मिलेंगी। तो स्थलाकृति बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आप जलवायु की बात करें वो जरूरी है, जैविक क्रियाएं जरूरी हैं, है ना। और इसके बाद समय तो मुख्य है। तो ये 5 चीजें बहुत ज्यादा मुख्य हैं, और ये सब क्या होता है, संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। अधोलिखित यानी नीचे डिटेल में दिया हुआ है। जलवायु की बात करते हैं तो क्लाइमेट, है ना। जलवायु मृदा निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है। प्रवणता यानी ढलान, वर्षा एवं बाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता। अवधि समय, आर्द्रता मतलब वहाँ पे कितना उसमें जो है नमी है। वर्षा, बाष्पीकरण, ये सारी चीज़ें तो आपको एक एक शब्द समझ में आ रहे होंगे। अवधि यानी समय काल, आर्द्रता यानी वायु में नमी कितनी है, प्रवणता की अगर आप बात करें तो ढलान, वर्षा यानी पानी बरसना, और बाष्पीकरण यानी पानी का बाष्पन होना, है ना। बारंबारता यानी बार बार होना, ठीक है। और तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नताएं, जैसे दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रात में गिर जाएगा, तो ये चीज़ें भी रहती हैं कि टेम्परेचर में क्या होगा, मौसमी एवं दैनिक विभिन्नताएं। आगे देखिए, मूल सेल, पेरेंट मटेरियल, जनक सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण के जो मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक हैं। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय यानी उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप यानी परिवहनकृत मृदा, कहीं से बह के मृदा चली आए और वहाँ पे जम जाए। जैसे बात करें हम, ये होती है आपकी बाढ़कृत मृदा, नदियों के द्वारा लाया गया मलबा छोड़ देते हैं साइड में मिट्टी पे, तो वहाँ पे नई नई मृदा बनती रहती है, तो लाई गई मृदा कहलाएगी आपकी। और स्वस्थानीय उसी स्थान पर चट्टान टूट टूट के मृदा बना दें, है ना, तो वहीं स्वस्थानीय वाली मृदा हो जाएगी। मृदा निर्माण गठन, मलबा के आकार का संरचना कैसी हो सकती है, एकल पृथक कणों, मलबे के कणों का विन्यास तथा देखिए इधर पे क्या है, मृदा निर्माण गठन संरचना तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति, मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तथ्य होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत न्यून तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदा एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्र, लाइमस्टोन एरिया में भी जहां अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट और विचित्र होती हैं, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं, यानी सीधी सीधी आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ चट्टानें डली हुई है, यहाँ सेल बने हुए हैं और ये इसी की मृदा बनी हुई है ना। देखेंगे स्थलाकृतिक या उच्चावच। स्थलाकृति वहाँ पे किस प्रकार की नहीं, उच्चावच तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर तो डायरेक्ट आपको मृदा मिलेगी नहीं। क्या मिलेगा उधर पे मिलेगी आपको पहाड़, लंबे लंबे चौड़े चौड़े। देखिए मूल सेल की बात है, स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है।
मृदा बनने का। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करता है। क्या करता है? सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करता है, प्रभावित। तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी होती है। देखिए, जहाँ पे तीव्र ढलान होगी वहाँ मृदा ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएगी। क्या होता है कि जैसे ही किसी चीज़ का बहाव आएगा, जैसे पानी का बहाव आएगा, तो मृदा ऊपर की ही परत उसकी पूरी छिल जाती है ना। तो क्या होती है, मृदा तीव्र ढालों पर छिछली मिलेगी आपकी, यानी थिन यानी पतली मिलेगी। और जैसे ही आप मैदान क्षेत्र में जाएंगे तो आपको गहरी मोटी मृदा थिक मिल जाएगी। अरे ये बात समझ में, इसको थोड़ा और मोटा करेंगे। देखिए इधर पे निम्न ढालों, जहाँ कम ढाले हों, जहाँ अपर्दन मंद हो, ज़्यादा अपर्दन ना होता हो, जहाँ कटाव ज़्यादा ना हो, तथा जल का परिश्रवण है नहीं अच्छा होता है ना। तो मृदा निर्माण बहुत अनुकूल, परिश्रवण यानी जहाँ पे पानी आपको अच्छी खासी तरीके से मिल जाए, तो मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है, यानी वहाँ पे मृदा निर्माण का बनना बहुत आसान और अनुकूलित स्वभाव रहता है वहाँ का। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी मिलेगी आपको, किले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। सपाट समतल मैदानों पर किले मिलेगी आपको चीका मिट्टी, तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण भी मिलेंगे यहाँ पे। एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा काला मिल जाएगा आपको। चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी आपको जो मिलेगी वो काले रंग की मिलेगी, क्योंकि काली मिट्टी ही सबसे ज़्यादा चिकनी होती है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणामुख सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न होती है। इसको देखिए, मध्य अक्षांश यानी अक्षांश 0 अक्षांश की बात करें और बहुत उच्च अक्षांश की बात करें, है ना। तो 0 से 90 तक अक्षांश आपके हैं। अब बीच की बात कर लीजिए, 23.5 कर्क मकर रेखा के बाद की बात कर लीजिए, कर्क रेखा के ऊपर की बात कीजिएगा आप। 66.5 और कर्क रेखा, जैसे मान लीजिए, इसको एक बार देखना, नोटिस करना इसको, ये रहा आपकी पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, ये रहा 0 अक्षांश, है ना। 0 अक्षांश हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए 23.5 है, यहाँ से मान लीजिए 66.5 है, तो ये बीच वाले अक्षांश होगा, ये वाला भाग। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी 23.5 और 66.5 के बीच, उसकी बात कीजिएगा इधर पे। तो देखिए क्या बताया, मध्य अक्षांशों में, इधर पे देखिए मध्य अक्षांशों में कहाँ गया, दक्षिणोन्मुख यानी दक्षिण की तरफ, दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों, यानी यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो वाली ढालें, वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न होती है, एवं उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी एवं वनस्पति मिलती है। अब देखिए, जहाँ पे ठंडक रहेगी वहाँ पे वनस्पति अलग मिलेगी, जहाँ पे थोड़ा गर्मी का मौसम रहेगा वहाँ पे वनस्पति अलग मिलेगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। चलिए अब इसको आगे देखिएगा। जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैविक पदार्थ, नमी धारण करने की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायता होती हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है वो जमीन में रहती है, मतलब वायुमंडल में है, लेकिन पौधे जमीन से ही नाइट्रोजन लेते हैं, है ना, जड़ों से। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। मृत पौधे सड़गल जाते हैं, वो जो उसमें ह्यूमस प्राप्त कर देते हैं। जीव जंतु सड़गल जाते हैं, वो ह्यूमस प्राप्त कर देते हैं, है ना। इस बात अगर आप बात करें, राख वगैरह डला होता है, गोबर वगैरह डला हो, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमस प्राप्त करती हैं मिट्टी को। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित होते हैं। पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। अब देखिए, आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जहाँ पे आर्द्र क्षेत्र होगा, जहाँ पे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पे उष्ण यानी शुष्क क्षेत्र होगा, और जहाँ भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि, जहाँ उधर पर बैक्टीरियल वृद्धि ज़्यादा मिलेगी, वायु में क्रियाएं सघन होती हैं,
तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाएगी, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह मैंने आपको साइंस में पढ़ाया हुआ है, और इसमें भी नाइन्थ टेंथ में नहीं था, शायद 8th 7th 8th की किताब में भूगोल में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ था कि किस प्रकार से होता है। तो अगर आप शुरुआत से देखते हुए आए हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो जाके देख लीजिए। राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये बहुत बढ़िया इंसान होता है, इंसान तो नहीं, बैक्टीरिया ही रहेगा, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ होती है ये। देखिए इसमें क्या होता है, जंतु वाले क्या कहाँ गया, एक प्रकार का बैक्टीरिया छूटा है क्या यहाँ पे, ल्यूग्यूमिनस। इसको देखिए, बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिकाओं में रहता है। ल्यूग्यूमिनस पौधों क्या होता है कि जैसे ग्रंथ, जड़ ग्रंथियां रहती हैं पौधों में। एक तो फलीदार पौधों में रहता है ना, जैसे मटर चने के पौधे रहते हैं, और जैसे सारी दालें हो गई, अरहर उड़द मूंग, ये सारी जो दालें हैं फलीदार पौधे। तो पौधों की इसमें जड़ ग्रंथिकाएं, जड़ में छोटी छोटी ग्रंथिकाएं होती हैं इस प्रकार की, उसमें ये रहता है राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है उसमें, तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल सा होता है। ये बिल्कुल जरूरी होते हैं, ये होने चाहिए। परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे पौधों को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। जब वे मिट्टी खा लेते हैं, जो वो मिट्टी बाहर आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मिट्टी रासायनिक वाली होती है, रसायन उसमें रहता है मिट्टी में। आगे देखिए, काल अवधि, टाइम क्या रहेगा, समय बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण में काल अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विक का विकास निर्धारण करती है। परिपक्वता यानी मृदा कितनी अच्छी है, और उसकी प्रोफाइल को निर्धारित करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की, यानी उसमें ह्यूमस कितना है, जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। यानी उसकी, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यानी हमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना। तो जब मृदा बहुत अच्छी उसकी प्रोफाइल हो जाती है, तो अगर जब आप उसमें फसल उगाएंगे तो बहुत अच्छी उगेगी। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जड़ोल मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदा तरुण यानी युवा अवस्था की मृदाएं मानी जाती हैं। यहाँ किस मृदा की बात की गई है, जड़ोल मृदा की, तथा उसमें संस्तर, हॉरिजन, संस्तर इस प्रकार से स्तर है ना, परतें इसकी मृदा की का अभाव होता है। इसमें परत काय को मिलेगी आपको, अभाव ही रहेगा इसमें, अथवा कम विकसित संस्तर मिलते हैं आपको इसमें, है ना। संपूर्ण परिक्षेप में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं है। आगे देखिए, क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रण कारकों को अलग करना चाहिए। मृदा निर्माण प्रक्रिया में काल अवधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रण कारक क्यों माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर है, इनको तो बाद में ही देखेंगे। ये आपका इतना चैप्टर तो खत्म हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया, और कल वाला जो टॉपिक था उसको देख लेते हैं। अपक्षय का महत्व, ये था यहीं पे टॉपिक आपका, ये देखिए, ये रहे, ये उसमें नहीं दिए हुए थे, इधर से देखेंगे। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं सीधी सीधी दी हुई थी, लेकिन डिटेल में नहीं दी हुई थी। सॉल्यूशन देखिए, घोल, ये सारी चीज़ें आपकी साइंस की हैं, साइंस में सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, शायद इसलिए नई बुक में जो है काट दी। पुरानी बुक, ये जो पीडीएफ है, पुरानी बुक की पीडीएफ है। विलयन देखिए, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन। जैसे मान लीजिए नमक को जल में घोल दें, शक्कर को जल में घोल दें, या फिर अगर आप बात करें नींबू के रस को जल में घोल दें,
किसी भी चीज़ को घोल दीजिए। जब कोई वस्तु जल या अम्ल यानी एसिड में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के साथ, घुलित तत्वों में जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है। ठोस पदार्थ की अगर आप बात करते हैं तो शक्कर की बात कर लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, इसके अलावा अगर आप बात करें तो नमक की बात कर लीजिए, है ना। और उसको आप घोलेंगे तो क्या होता है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विकसित हो जाते हैं। अधिकतर ठोस पदार्थ जल में घुल जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल, निलंबन मतलब ऐसा नहीं है कि बालू, जैसे आप बालू को पानी में घोल दें तो वो पूरी तरीके से नहीं घुलती है, क्या होता है कि अलग अलग हो जाती है। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट तथा पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं। यानी देखिए मिट्टी में नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम है और जैसे मतलब ये खनिज हैं, तीनों हैं, और जैसे इसमें पानी की बारिश हुई क्या हो गया, निक्षालित हो गया, लीचिंग हो गई इनकी। लीचिंग से मतलब है पानी में घुल के नीचे के साइड चले जाएंगे, खिसक के ऊपर नहीं रहेंगे, तुरंत पानी में घुलेंगे। और पानी जैसे ही भूमजल के रूप में नीचे जाएगा तो ये सारे पदार्थ, ये सारे खनिज जो है नीचे की साइड चले जाएंगे, बड़ी सुगमता से चले जाते हैं। इसी को ही निक्षालित यानी लीचिंग कहते हैं। और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं और जाएंगे किसी और जगह पे जाके एकत्रित हो जाएंगे। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, अब चूना पत्थर जहाँ जहाँ भी आपको कैल्शियम लिखा मिलेगा वो चूना से ही संबंधित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज, कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, इनके पास ये इसमें घुलनशील होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये क्या करता है, एक कैल्शियम को घोल लेगा साथ में, यानी चूनी को घोल लेगा साथ में, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देगा तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होता है। फिर ये घुल जाएगा, फिर ये प्रवाहित होगा जल। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा खनिज कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायता करती है। साधारणतः लवण, सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। ये भी घुलनशील है, ये भी हो गया। अब देखिए कार्बोनेशन, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। जो खनिज हैं वो किससे क्रिया करें, या वो कार्बोनेट से क्रिया करेंगे या फिर बाइकार्बोनेट से, तो वो क्या बनाएंगे, वो कार्बोनेशन बनाएंगे। यह फेल्सपर तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। फेल्सपर तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायता प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। क्या होता है कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जल से क्रिया करेगी तो ये बनाती है कार्बनिक अम्ल, है ना, तब ये क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि ये कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है, ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। अम्लीय वर्षा भी करा देते हैं, तो ये अम्ल जो होता है ये बारिश में भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब देखिए कार्बन तो है आपके पास, CO2 और जल ने क्रिया कर लिया तो वो कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब वो जब कैल्शियम से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। इसके बाद अगर वो मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना दिया। कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं, ये घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं बचा, भूमजल के साथ खिसक लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण हो जाता है, भूमि में नीचे की साइड चले जाते हैं। और जैसे इनसे जल का क्या होता है, जल का वाष्पन हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम के रूप में यानी चूना पत्थर के रूप में वहां पर रह जाएंगे। आगे देखिए जलयोजन, हाइड्रेशन। जलयोजन का मतलब होता है पानी के साथ किसी भी खनिज का घुलना, हाइड्रेट होना उसका। जलयोजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित एक्सपेंडेड हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण होते हैं। मान लीजिए कोई खनिज है, अब उसमें पानी जो है चला गया तो उसके आयतन का तो विस्तार ही होगा ना। कोई उसमें क्या है, जैसे वो क्या होता है, पानी क्या कहते हैं उसको, ऐसे पानी उसमें जब
कोई ऐसा स्पंज स्पंज वाली कोई चीज हो, स्पंज वाली कोई वस्तु, उसमें जब आप पानी डालेंगे तो वो अपने आप किसी अपने आयतन को बढ़ा लेती है। उसी प्रकार से बात करी गई है। जैसे ही जल धारण होगा तो वो जो खनिज है वो अपने आप को विस्तार कर देगा, फैला देगा खुद को। जैसे कोई स्पंज वाली वस्तु है, उसमें आपने पानी डाला, वो क्या करेगा, अपने आप को विस्तार कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, है ना। क्या करता है, खुद को एक्सपेंड कर देगा। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के साथ जिप्सम परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट का आपका सूत्र क्या होता है, CaSO4। CaSO4। अब इसमें मिला दिया 2 जल के अणु, 2 ही मिलते हैं, है ना। और जब 2 जल के अणु मिलेंगे तो ये बन जाता है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। और फिर जल निकाल दिया, फिर जल निकाल दिया तो फिर क्या बनेगा, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर जल मिला दीजिए, फिर जिप्सम बनेगा, है ना। ये तो मैंने आपको साइंस में पढ़ाया हुआ है सारा। जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, सॉरी अधिक अस्थायी होता है। कैल्शियम सल्फेट कठोर होता है बहुत ज़्यादा, और पानी मिलने पे ये जिप्सम क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी यानी थोड़ा मुलायम हो जाता है पानी डालने से। अब देखिए यह प्रतिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, एक उत्क्रमणीय और लंबी होती है। ये जो आपका जल योजन में कैल्शियम सल्फेट में जल मिल रहा है जिससे जिप्सम बन रहा है, ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। मतलब जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट में जल डाला जिप्सम, जल हटाया कैल्शियम सल्फेट, है ना। इस प्रकार से होती रहती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है। सीधी सी बात है, क्या होगी कि सेलें कमजोर पड़ जाती हैं। सेलों में श्रांति मीन्स होता है थकान, थक जाती हैं, कमजोर पड़ जाएंगी, और कमजोर पड़ जाने के कारण टूट जाएंगी, है ना। जिसके फलस्वरूप इनमें क्या होता है, विघटन होता है। विघटन यानी टूट जाना। अनेक किले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। तो यही चीज़ तो बताई हुई है, पहले फूलेगा, फिर संकुचित होगा, फिर फूलेगा, फिर संकुचित होगा। तो इससे क्या है, वो सेल एकदम टूटने की स्थिति में आ जाएगी। तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी साई होती है। कैसी होती है, ओवरलैंग होती है। पदार्थों में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्रों में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जल योजन से प्रभावित होकर सेल विभंग हो जाता है। सेल में क्या होता है, सेल टूट जाती है, उसमें रंध्र है, रंध्र की वजह से तो जल बार बार उसमें नियोजित हो रहा है, बार बार जल जाएगा, बार बार बाहर निकलेगा, बार बार जाता है, तो वो रंध्रों को अपने आप बढ़ा देता है। और जब रंध्र जो है बढ़ जाएंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, विभंग यानी टूट जाएगी। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपस्खलन होता है एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान कर देता है। चलिए देखिए आगे, ऑक्सीजन तथा न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइंस में पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल से, उसमें दिया हुआ है, इसलिए तो इन लोगों ने दिए नहीं है यहाँ पे, है ना। ये साइंस के टॉपिक है सारे, साइंस में दिए हुए हैं, इसलिए इस बुक से हटा दिए गए भूगोल की से। अपक्षय में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड होना, यानी उसमें किसी भी चीज में ऑक्सीजन जोड़ना। जैसे देखिए इधर पे, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन का संयोग, मान ऐसे जल बनाते हैं ना जब हम लोग, मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, और जब इसमें हमने जल का ऑक्सीजन का एक अणु जोड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, हाइड्रोजन का। आ गई बात समझ में, यानी ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन ऑक्सीजन का हटना कहलाता है। ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे क्यों ऑक्सीडेशन होगा। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, लोहा में भाई बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, जंग लगना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ही क्या ही एग्जाम्पल है। जल, मैग्नीज, गंधक यानी सल्फर इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए विभेदन से सेलों का टूटना जारी रहता है। समझ रहे हैं आप, जहाँ जिस सेलों में ऑक्सीजन जुड़ेगी फिर हटेगी, जुड़ेगी हटेगी, इस प्रकार से सेलें जब टूटने लगेंगी तो प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीडेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोह धारक, बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का रंग लाल हो जाता है। लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक प्रक्रिया होती है यहाँ पे, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण कहते हैं, जिसको रिडक्शन कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे आपने ऑक्सीजन वाली वस्तु रख दी तो वहाँ से ऑक्सीजन हटने लगेगी,
है ना, यानी ऑक्सीजन रिड्यूज होगी। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जल स्तर के नीचे पाई जाती हैं। भूमि, भौम मतलब होता है भूमि का जल स्तर। रुद्ध जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लोहे का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रिया अंतर संबंधित हैं। जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रियाओं को त्वरित कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपकी होती रहती हैं। तो ये चैप्टर आपका इधर से समाप्त हो गया। ये भी आपका ये इसमें नहीं दिया हुआ था शायद, भौतिक प्रक्रियाओं में भार भी एक बार मैं उसको देख लूँ दिया हुआ था या नहीं, इसके बाद देखते हैं। भार विहीनकरण एवं विस्तारण, ये चीजें एक बार मैं उस वाली पीडीएफ में देख लेती हूँ। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तरण, हिमकरण, प्रकलन, लवण वगैरह, ये आपका कितना इतना दिया हुआ है, यहाँ तक है, यहाँ तक 1-2 पेज है। चलिए इसको एक बार मैं देख लेती हूँ। उसमें देखिए इस वाले पीडीएफ में तो भौतिक वाला तो कोई टॉपिक ही नहीं दिख रहा है। इधर पे देखिए वैदरंग अपक्षय पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अभी देखी है हम लोगों ने, है ना। इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी ये दिया हुआ है जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, विलयन, कार्बोनेटीकरण, इसके टॉपिक बाय टॉपिक दे दिए। इसके बाद इन लोगों ने इधर पे क्या किया, इधर पे आप देखेंगे भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, हाँ ये तो दी हुई है भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। इसमें क्या दिया हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ दिया तो दी हुई है, ये दिए हुए हैं। तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवाओं में, तो ये फिर डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। डिटेल में ना देने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जैविक कार्य एवं अपक्षय दे दिए डायरेक्ट। चले अब उस दूसरी वाली पीडीएफ पे चलते हैं। अब देखिए इधर से भौतिक अपक्षय प्रक्रिया इसमें देख लेते हैं। तो पहला तो क्या था, भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। अनलोडिंग, लोडिंग क्या होता है, किसी चीज को अपने ऊपर भार रखना, अनलोडिंग, है ना। भार विहीनीकरण और एक्सपेंशन यानी विस्तारण, एक्सपेंशन होना यानी फैलना इसका। अनवरत अपर्दन के कारण ऊपरी साई सेलें यानी सेल का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहेंगे हम, ऊपरी साई सेलें, है ना। एक मिनट देखिए इधर से, ऊपरी साई सेलों के भार का अपनयन, ऊर्ध्वाधर दबाव, वर्टिकल प्रेशर इसमें की निर्मुक्ति का कारण होती, शायद छूट गया क्या, भार विहीन विस्तारण, हटाइए। देखिए ऊर्ध्वाधर दबाव कैसा, खड़ा दबाव इस प्रकार से पड़ेगा, है ना, जिससे सेलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सेलों का पातन एवं तत्स्वरूप विघटन होता है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा सेलों की बाहरी चादरें या अपस्खलन पट्टी निर्मित होने लगती हैं। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तार से उत्पन्न अपस्खलन चादरों व क्षैतिज विस्तार, पढ़ाने का पता है इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लेना। हिमकरण, पिघलन, तुषार, वेजिंग, ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। पुरानी किताब से तो इसको हटा भी दिया, ये पुरानी बुक का, नई बुक से तो इसको हटा दिया, ये पुरानी बुक का है। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मिट्टी वगैरह आपका इधर पर हो गया, मृदा निर्माण। चलिए हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।